नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं व्याकरण का दूसरा अध्याय जो कि है वर्ण विचार। तो चलिए आरंभ करते हैं। ये हमारी व्याकरण का जो अध्याय 2 है वर्ण विचार, उसका भाग 3 आज हम करने जा रहे हैं। इसमें है वर्तनी। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है पीछे चलना। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसका लेखन ध्वनियों के अनुरूप लिपि चिन्हों द्वारा किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं ध्वनियों के अनुसार आए लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। ध्वनि ओ के अनुसार आए लिपि चिन्हों के को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। मानक वर्तनी। वर्तनी के प्रयोग का निर्धारण विद्वानों को मान्यता प्राप्त शिष्टमंडल द्वारा किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर लेखन के तरीकों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अब देखिए आपके सामने एक चित्र है जिसमें बताया गया है कि पहले हम अ को कैसे लिखते थे, आ को कैसे लिखते थे, ख को कैसे लिखते थे, और जो विद्यालय में द और य का जो प्रयोग है वो विद्यालय में द के रूप में होता था, तो वो किस प्रकार से लिखते थे। लेकिन क्या हुआ, ये एक बहुत ही मतलब विद्यार्थियों के लिए, लोगों के लिए मुश्किल शब्द हो गए और कुछ त्रुटिपूर्ण भी लगते थे। तो जो हमारे जो अलग अलग समितियां बनी हुई हैं जो हिंदी भाषा का विस्तार करते हैं, उनमें जो विद्वान बैठे होते हैं तो वो क्या करते रहते हैं, समय समय पर जो वर्तनी है उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। भाषा को सरल बनाने के लिए, उसका और अच्छा प्रयोग करने के लिए, लोग से अधिक लोग उस भाषा का प्रयोग करें, इसलिए उसको सरल बनाते रहते हैं। समय समय में उसमें भाषा में संशोधन करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। तो वो जो परिवर्तन करने के बाद जो हमारे पास आता है वो हमारी मानक वर्तनी होती है। यानी हम पहले जो हम लिखते थे उसको हम अमानक घोषित कर देते हैं। कुछ समय के बाद अब देखिए विद्यालय में अगर हम द लिखते हैं तो वो अमानक नहीं है, विद्यालय गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अब जो मानक है वो द आधा यानी स्वर रहित द और य ही है जो जिसको हम मानक। तो अब हम देखते हैं कि यह लेखन का तरीका मानक वर्तनी निर्धारण है। मतलब हमारे समय ने बताया है जैसे कि समय समय पर उसमें परिवर्तन होता रहता है, संशोधन होता रहता है, और जो अब लेखन का तरीका हमारे पास आया है हम किसको मानक मानते हैं वही वर्तनी हमें बताती है। वर्तनी संबंधी कुछ ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले देखिए, नंबर 1, मानक वर्तनी का प्रयोग करें। ये तो हम जानते हैं, आपको सभी अध्यापक भी बताते हैं कि समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं उनको हम अपनी जो पुस्तक है, पाठ्यक्रम है, उसमें परिवर्तित उस संशोधन का जो मानक रूप होता है उसका प्रयोग करते हैं, फिर वही रूप बच्चों को सिखाया जाता है। तो मानक वर्तनी का ही हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। अब मानक वर्तनी में कौन से प्रयोग करने चाहिए वो हम आपको बताते हैं। संयुक्ताक्षरों में हलंत लगा कर लिखे, जैसे द्वार, विद्या। यानी कि देखिए जो संयुक्त अक्षर थे जिनको हम क्या कर देते थे, दो को मिलाकर विद्या में हम व्य लिख देते थे, विद्य द, तो द और य को मिलाकर लिख देते थे, वो अब अमानक कर दिया गया है। जहाँ भी संयुक्त अक्षर है वहाँ पर क्या किया जाता है? हलंत का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हलंत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर भी अक्षर की बनावट गोलाई में होती है, जैसे द, ढ, जहाँ भी पाई होती है, यानी कि जो लाइन आपको दिख रही है, जैसे त को लिखते समय अगर हम उसे स्वर रहित यानी आधा त लिखते हैं तो पाई हटा देते हैं, और अगर हम पूरा त लिखते हैं तो पाई लगा देते हैं। अब जो ये लाइन है इसको हम पाई बोलते हैं। अब संयुक्ताक्षर में अगर शब्द की बनावट क्या हो, गोलाई में हो, तो हम उसको हलंत लगाएंगे। अगर गोलाई में ना हो, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को हम क्या कर देते हैं? सिर्फ पाई हटाकर उसका संयुक्त व्यंजन बना देते हैं, वहां हमें हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी मानक वर्तनी है। अब हम कर रहे हैं क्र तथा क्री और श्र तथा श्री में अंतर समझे। मतलब क्र है वो क्रम होता है और क्री है वो कृत होता है। एक र की मात्रा है और एक री की मात्रा है, जबकि अगर हम री की मात्रा की जगह अगर र की मात्रा का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो अमानक है हमारे लिए, ठीक है, उसको हम गलत कहेंगे। और ऐसे ही श्र और श्री में भी अंतर है। श्र श्रम, ठीक है, और श्री श्रृंगार, जहाँ पर री की मात्रा का प्रयोग हो रहा है।
संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह लगाकर मिलाकर नहीं लिखा जा सकता। देखिए हम लिखते हैं लड़की ने कहा, कमरे में गया। अब ये संज्ञा शब्द है, इसमें हम ने है उसको लड़की के साथ जोड़ नहीं सकते। उसको हमें जो वो भी विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने, कर्म को, ने, को, द्वारा, के लिए, वो सब हमें उसको उससे अलग लिखना पड़ेगा। यही मानक है। अगर इसके साथ जोड़ कर लिख देते हो तो ये अमानक हो जाता है। आगे है सर्वनाम शब्दों के साथ पहला विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखा जाता है। अभी हमने पढ़ा संज्ञा शब्दों से विभक्ति चिन्ह अलग लिखा जाता है, लेकिन सर्वनाम जो होते हैं, यानी जो संज्ञा के स्थान पर जो और शब्द, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उनमें विभक्ति चिन्ह क्या करते हैं, मिलाकर लिखा जाता है। जैसे मैंने, मैं, ने, अब ने है वो विभक्ति चिन्ह है, लेकिन मैं के साथ उसको लिखा गया है। ठीक है। तुम को विभक्ति चिन्ह है, लेकिन संज्ञा जो सर्वनाम है वो है तुम, लेकिन उसको साथ लिखा गया। और यही मानक है। अगर तुम को अलग लिखते हो, उस को अलग लिखते हो, तो वो अमानक है। जबकि संज्ञा में क्या है, लड़की ने, यानी विभक्ति हमने अलग लिखी है और अलग ही लिखनी है, वही मानक है। आगे है संयुक्त क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती हैं। जैसे पढ़ा करता था। देखिए संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं, एक क्रिया के साथ जो बाकी जो शब्द हम जोड़ देते हैं उनको संयुक्त क्रिया हम आगे जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। कि पढ़ा करता था, वह घर जा रहा है, करता था। अब ये संयुक्त क्रिया है, यानी क्रिया के साथ जो प्रयुक्त हो रही है, ठीक है, उसको क्या कहा गया है, जो क्रिया को पूर्ण रूप दे रही है उसको संयुक्त क्रिया कहा गया। अगर हम कह दें कि वह घर जा, अब रहा नहीं लगाया तो वो तो क्रिया तो है जा, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो वो जो पूर्ण कर रही है उसको जा रहा है और करता था। अब इनको क्या है, अलग अलग लिखा जाता है। इनको हम ऐसे एक साथ नहीं लिख सकते। पढ़ा करता था, भाई हम ये तो क्रिया ही है, हम इसको एक साथ लिख दें, नहीं, पढ़ा करता साथ नहीं आएगा, तीनों ही अलग आएंगे, पढ़ा करता था। अब बोला भी अलग ही जाता है। निम्नलिखित शब्दों के बीच में योजक आता है। तुलना सूचक शब्द, हरा सा, मोटा सा, ऐसा जहाँ भी सूचक आता है। उपमा अलंकार होता है, अभी आपको पता नहीं है, आगे हम जब अलंकार करेंगे तो आपको बताएंगे कि सरिस, समान, उसके जैसा, मतलब जहाँ भी तुलना की जाती है वहाँ पर क्या आएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। मानक वर्तनी में द्वंद्व समास में होता है भाई बहन, माता पिता, मामा मामी, दादा दादी। युग्म शब्दों में युग्म मतलब जो जोड़े में होता है, जैसे ऊंच नीच, लाभ हानि, हमेशा ही लिखते हैं शुभ लाभ और लाभ हानि, ऊंच नीच, ये युग्म शब्द है, इसमें योजक जरूर आता है। द्वित्व शब्द, जहाँ पर हम एक ही शब्द का दो बार प्रयोग करते हैं वो द्वित्व शब्द होते हैं। जैसे बार बार, धीरे धीरे, जैसे जैसे, तो यहाँ भी योजक शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। कर क्रिया जोड़कर लिखी जाती है, जैसे गाकर। ये देखिए कर क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है, यानी जहाँ पर दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया पूर्व में हो जाती है और दूसरी क्रिया क्या होती है, बाद में होती है। जैसे मैं घर जाकर वापिस आऊँगा। अब एक क्रिया जाने की हो रही है और एक क्रिया आने की हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, दोनों क्रिया क्या है, एक क्रिया जाने की और एक क्रिया आने की। अब मैं जो पूर्वकालिक क्रिया है, यानी जो क्रिया मैंने पहले की है, मैं घर जाकर, अब जाकर यानी जो क्रिया हमने पहले पढ़ा था कि संयुक्त क्रिया साथ नहीं लिखी जाएगी, उसको अलग लिखा जाएगा। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब जाना क्रिया है लेकिन रहा हूँ सहाय क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, उसको हम अलग अलग लिखेंगे। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में जा के साथ कर जो है उसको हम साथ जोड़ेंगे। ऐसे ही लिखेंगे कि मैं घर जाकर आ रहा हूँ। जैसे मैं गाकर, फिर खाकर, आकर, पीकर, जो भी पूर्वकालिक क्रिया उसमें कर हम उसको साथ लगाएंगे। कर लगाने से ही क्या है, जो क्रिया है वो पूर्वकालिक बन जाती है। बलाघात या शिरोरेखा का उपयुक्त प्रयोग करें, अन्यथा शब्द का अर्थ बदल जाता है। ये भी मानक वर्तनी बताती है कि आज जलसा है, कि आप क्या करोगे कि अगर बलाघात होता है जब हम बोलते हैं, बोलते समय जिस शब्द पर हम
बल लगाते हैं अपने शब्द का अर्थ देने के लिए, अपने वाक्य का अर्थ देने के लिए, तो वो बलाघात होता है। और शिरोरेखा जो हम ऊपर लाइन लगाते हैं, जैसे जल के ऊपर, जलसा के ऊपर इकट्ठी लाइन लगी हुई है, लेकिन जल सा में एक योजक बीच में लगा दिया और जल की अलग शिरोरेखा ऊपर लगा रखी है और सा की शिरोरेखा अलग लगा रखी है, तो ये शिरोरेखा है। तो इनका शब्द भी, इनका प्रयोग बड़े ध्यान से करना पड़ता है। अब एक ही शब्द बिल्कुल एक समान दो वाक्य हमारे पास, आज जलसा है। अब मैंने कहा आज जलसा है, आप समझ गए कि उत्सव है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ वहाँ जलसा है, यानी कि वहाँ क्या है, वहाँ पानी है। मैंने बलाघात किया, जल सा है, और हमने शिरोरेखा भी इसकी अलग अलग कर दी। अब है ड और ढ का उच्चारण अड़ और ढ से भिन्न होता है। यदि बड़ा को बड़ा पढ़ा जाए तो पढ़ा को पढ़ा जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं। इन वर्णों के उच्चारण ध्वनि को ठीक से समझकर ही शब्द लेखन में उसका उचित प्रयोग करना चाहिए। अड़ तथा ड शब्द प्रारंभ में कभी भी नहीं आते। कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत कभी अड़ और ढ शब्द से नहीं होती, वो ड और वो ढ, और जबकि ये अड़ और ये ढ दोनों के उच्चारण में भी अंतर होता है। निम्नांकित शब्दों के उच्चारण से हुए इन वर्णों का अंतर समझे। अब ड का प्रयोग देखिए, डर, डमरू, डाक, डाल, डलिया, अड़, लड़की, लड़ाई, सड़क। देखिए बीच में प्रयोग हुआ है, शुरुआत में नहीं हुआ अड़ का प्रयोग कहीं भी। ड, ढक्कन, डोल, डेर, डाबा, और वैसे ही ढ, चढ़ना, पढ़ना, बुढ़िया। ठीक है, इसी प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। उर्दू में आए शब्दों में क, ख, ग और ज और फ के नीचे बिंदी लगाई जाती है। इन बिंदी का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में हिंदी लेखन में भी किया जाता है, जैसे फूल और अंग्रेजी आदि। इन बिंदु को नुक्ता कहते हैं। प्रयोग से आने वाले अंतर को समझें। अब देखिए पहले क्या होता था कि जो क, ख, ग के नीचे जो हम नुक्ता लगाते हैं, इनका भी हिंदी भाषा में प्रयोग होता था, लेकिन अब मानक वर्तनी क्या कहती है, सिर्फ ज और फ को ही प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है नुक्ते के साथ। तो हम कहते हैं इनके उच्चारण में फर्क होता है। हमने कहा फूल कौन सा, पुष्प, यानी कि गुलाब का फूल, और हमने कहा फूल, तो वो कौन सा फूल, अंग्रेजी वाला फूल। अब ये नुक्ते की वजह से उसके उच्चारण में फर्क आ गया है, एक फूल और एक फूल। ठीक है, अब है एक जरा यानी बुढ़ापा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। हमने कहा जरा, उच्चारण में ध्यान रखिएगा, और हमने कहा जरा और जरा का मतलब थोड़ा सा, और जरा का मतलब बुढ़ापा। उच्चारण तथा वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण भाषा का बोलना और लिखना प्रभावित होता है। अगर हम उसका ठीक से उच्चारण नहीं करेंगे, अगर हम वर्तनी के को मानक रूप लिखना नहीं सीखेंगे, तो इससे हमें क्या होगा, भाषा का सही ज्ञान नहीं हो पाएगा। अब हम आगे देखते हैं हर्ष और दीर्घ स्वर का शुद्ध प्रयोग। कहाँ कैसे हम इसका हर्ष और दीर्घ स्वर हमने पढ़े थे। हर्ष स्वर कितने होते हैं, 4, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। ठीक है, तो इनका प्रयोग कैसे शुद्ध रूप में कर सकते हैं। हमने पढ़ा आधीन। अब आधीन हो गया दीर्घ स्वर, लेकिन ये अशुद्ध रूप है। हम इसका शुद्ध रूप पढ़ते हैं तो वो वहाँ पर दीर्घ स्वर यानी आ ना आकर क्या आएगा, हर्ष स्वर का प्रयोग होगा और आएगा अधीन। और हम पढ़ते हैं पालतू। हमने पढ़ा पालतू, जबकि उच्चारण गलत है। हम कह रहे हैं पालतू, शुद्ध उच्चारण क्या होगा, पालतू। कौन सा ऊ, हर्ष स्वर का ऊ ना लगकर क्या लगेगा, दीर्घ स्वर का ऊ लगेगा। इसी प्रकार से ये सारे शब्द आप देख सकते हैं, इनका उच्चारण भी करना है और इनको लिखकर भी देखना है। ये जो अशुद्ध है, जो अशुद्ध रूप है भाषा में, इन शब्दों में जो आया है वो किसके कारण आया है, वो हर्ष और दीर्घ स्वर के को ना समझने के कारण आया है। नंबर 2 पर है ए और अए
और औ संबंधी का शुद्ध प्रयोग। अब ए देखिए, हमने कहा ए, ऐस, हमने पढ़ा ऐसा। अब ऐसा में हमने क्या किया, हर्ष, हमने जो स्वर लिया वो हर्ष स्वर लिया, ऐसा नहीं, हर्ष स्वर नहीं है ये, ऐसा जो ए है वो भी क्या है, दीर्घ स्वर है, क्योंकि मैंने पीछे बताया था ये दो स्वरों से मिलकर बनता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर है। तो ऐसा की जगह क्या होगा, ऐसा। हमें जहाँ पर ए का इस्तेमाल करना है वहाँ पर हमने ए का नहीं, किसका, शुद्ध रूप में हम ऐ का इस्तेमाल करेंगे। कौन, कौन, अब हमने क्या किया, ये तो अशुद्ध रूप हो गया, ऊ का प्रयोग किया नहीं, किसका प्रयोग होगा, औ का प्रयोग होगा, कौन। इसी प्रकार से सारे शब्द आप पढ़ेंगे, उनका उच्चारण भी करेंगे। इसके बाद है नासिक्य संबंधी शुद्ध का प्रयोग। शुद्ध प्रयोग नासिक्य संबंधी, ये जो नासिक्य संबंधी है इसमें अशुद्ध रूप है, जैसे शरण। शरण का सही अर्थ हम नहीं ले पाते हैं, जबकि हम कहते हैं शरण। और रणभूमि, रणभूमि। अब देखिए, न भी नासिक्य है और अण भी नासिक्य है, लेकिन इसका शुद्ध रूप अण में ही आता है, न में ही आता है, न में नहीं आता, न में आता है। और गुण, गुण, अब अण जो है वो क्या है, शुद्ध है, और न है वो अशुद्ध है। अब हम पढ़ते हैं सामान्यतः की जाने वाली कुछ त्रुटियां। सामान्यतः का मतलब अक्सर जो गलतियां हम कर देते हैं, कि जैसे परीक्षा, परीक्षा में अक्सर विद्यार्थी छोटी का प्रयोग करते हैं, जबकि 1000 बार बता दिया जाता है कि नहीं, परीक्षा में कौन सी आती है, बड़ी आती है। और वर्षा, वर्षा का शुद्ध रूप है, वर्षा में पूरा रह नहीं आता, आधा रह आता है। चाहिए, चाहिए क्या होता है, चाहिए तो कुछ नहीं होता, चाहिए। तो जो शब्द है उनके उच्चारण का लेखन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें उच्चारण भी, शब्दों का शुद्ध उच्चारण अगर हम शब्दों का करते हैं तो हमारे लेखन भी अच्छा होता है, शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्ण विचार दूसरा अध्याय था हमारी व्याकरण का, और ये तीसरा जो भाग है वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।